हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो एक सब्जेक्ट कोड रहने वाला है BPSE 146। जो भी बच्चे सेमेस्टर 6 में हैं उनका ये सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, कौन सा? BPSE 146। जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी वो जाके मेरी वीडियोस को लाइक करे और फुल वॉच करें। मैंने कल आपको ब्लॉक 1 का यूनिट 1 करवा दिया है, आज मैं आपको यूनिट 2 करवाने जा रही हूँ। जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो जाके मेरी वीडियोस को देखे। आपको ऐसे ही इग्नू से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, आज यूनिट 2 करवाने वाली हूँ जो कि है संघर्ष के स्रोत। ओके, तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताती हूँ जो हम इसमें पढ़ेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। संघर्ष के स्रोत कौन कौन से हैं? आर्थिक संघर्ष, मूल्य संघर्ष, शक्ति संघर्ष, अप्रभावी संचार, संघर्ष में वृद्धि। ओके, अब है इसका संघर्ष के स्रोत 2। अंतर व्यक्ति संघर्ष, भूमिका संघर्ष, अंतर समूह संघर्ष, बहुपक्षीय संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। और है इसका 2.4 अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के खतरों के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है? सजा का खतरा, विजय का खतरा, विनाश का खतरा, आक्रमण या फिर रक्षात्मक हथियारों का खतरा, सीमा विवाद और नए युद्ध। इसमें ये एक टॉपिक है आपका दक्षिण एशिया के संघर्ष। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। चलिए देखते हैं क्या सब है इसके अंदर। देखो 2.2 संघर्ष के स्रोत। संघर्ष विभिन्न कारणों से हो सकता है। इन्हें दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कौन सा है? ठीक है, इसको दो प्रमुख जो है दो मेन ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मुद्दों और संसाधनों के आधार पर और दूसरा है इसका पारस्परिक अंतर समूह मतभेदों पर। मुद्दों और संसाधनों के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष आर्थिक मूल्य या शक्ति हित संघर्ष है। अप्रभावी संचार और अन्य कारणों से ये बढ़ सकते हैं। अब देखो इसका है आर्थिक संघर्ष क्या है? आर्थिक संघर्ष में दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य शामिल होते हैं। जो संसाधन दुर्लभ है, ठीक है, बहुत कम है, तो क्या है? पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उसमें, है ना, लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसे, तो उससे क्या होगा? ये आर्थिक संघर्ष है। प्रत्येक पक्ष संसाधनों को सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहती है। ओके, संसाधन कम है तो कोई भी जो पक्ष है वो क्या चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ जाए संसाधन। इसलिए प्रत्येक पक्ष के व्यवहार और भावनाओं को इस तरह से निर्देशित किया जाता है ताकि उन्हें ही अधिकतम लाभ मिल सके। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियन और प्रबंधन के बीच संघर्ष का मुख्य कारण असंगत लक्ष्य होता है कि आर्थिक हिस्से को कैसे साझा किया जाए। ओके, आर्थिक संघर्ष समझ में आ गया। संसाधन कम है और उसको प्राप्त करने वाले, है ना, उसको लेने वाले कितने बहुत है, पार्टिसिपेट करेंगे सब लोग उसके लिए कि मेरे पास ज्यादा आ जाए, मेरे पास ज्यादा आ जाए, है ना। अब इसका है मूल्य के संघर्ष। मूल्य संघर्ष में जीने के तरीकों में व्याप्त असंगतियां शामिल है। विचारधाराओं की वरीयता, सिद्धांतों और प्रथाओं जिनमें लोग विश्वास करते हैं। मूल्य संघर्ष के उदाहरण में शीत युद्ध के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जिसमें प्रत्येक पक्ष अपने जीने के तरीके और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की श्रेष्ठता पर जोर देता है। ठीक है, मूल्य संघर्ष क्या होता है कि हमें कैसे जीना है ना, जो हमारे मूल्य, नैतिक, वो सब चीजें है ना, वो ये इसके अंदर ये देखना। अब है शक्ति संघर्ष। शक्ति संघर्ष क्या है? शक्ति मतलब जो हमारा
सेना है ना। शक्ति तो वही है ना, बल, ताकत। देखो इसके अंदर क्या है शक्ति संघर्ष में। शक्ति संघर्ष तब होता है जब प्रत्येक पक्ष रिश्ते और सामाजिक परिदृश्य में अपने प्रभाव को बनाए रखने या अधिकतम करने की इच्छा करता है। एक पक्ष तभी मजबूत होगा जब दूसरा पक्ष कमजोर होगा। जाहिर सी बात है, जब एक पक्ष जो है, एक ग्रुप है, ठीक है, वो ताकतवर होगा। कब होगा ताकतवर? जब दूसरा ग्रुप उसके सामने वीक होगा, है ना, कम होगा, तभी तो वो ताकतवर होगा। और दोनों पक्ष बराबरी पे आ गए तो शक्ति है दोनों के अंदर, दोनों बराबरी पे, है ना। तो उसमें क्या है, इसलिए एक पक्ष तब मजबूत होता है जब दूसरा कमजोर होगा। देखो इस प्रकार एक शक्ति संघर्ष होता है जो आमतौर पर जीत या हार में समाप्त होता है या निरंतर तनाव की स्थिति के साथ कायम रहता है। जब भी एक या दोनों पक्ष आपसी रिश्तों में शक्ति का दृष्टिकोण अपनाते हैं, व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के बीच शक्ति संघर्ष हो सकता है। सभी प्रकार के संघर्षों में शक्ति संघर्ष उपस्थिति रहता है क्योंकि सभी पक्ष एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिकांश संघर्ष एक शुद्ध प्रकार के संघर्ष नहीं होते, बल्कि उनमें कई तरह के स्रोतों का मिश्रण शामिल होता है। जैसे संघ प्रबंधन संघर्ष में आर्थिक प्रतिस्पर्धा शामिल है, लेकिन यह भी एक शक्ति संघर्ष का रूप ले सकता है और अक्सर इसमें विभिन्न विचारधारा या राजनीतिक मूल्य शामिल होते हैं। यही तथ्य राष्ट्रों और राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष में भी लागू होता है। संघर्ष के जितने अधिक स्रोत शामिल होते हैं, आमतौर पर संघर्ष उतना ही अधिक तीव्र और असभ्य हो जाता है। ओके बच्चों, शक्ति संघर्ष देख लिए क्या था। अब अप्रभावी संचार। अप्रभावी संचार का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है जहां कोई बुनियादी असंगति नहीं होती, गलतफहमी वहां भी संघर्ष करवा सकती है। ओके, इसके अलावा एक विशेष स्थिति में तथ्यों के बारे में अलग अलग पक्षों की अलग अलग धारणाएं हो सकती है, क्योंकि जब तक वे जानकारी साझा नहीं करते और अपनी धारणाओं को स्पष्ट नहीं करते, समाधान संभव नहीं होते हैं। आत्म केंद्रियता, चयनात्मक धारणा, भावनात्मक पक्षपात, पूर्वाग्रह आदि इसी प्रकार के बल हैं जो हमें दूसरे पक्षों की धारणाओं से अलग ले जाते हैं। किसी विषय पर हमारी क्या धारणा है, यह बात दूसरे पक्ष को हम स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से नहीं समझा पाते, तो भ्रम, आहत और गुस्से की स्थिति उत्पन्न होती है जो आगे चलकर संघर्ष का कारण बनती है। चाहे संघर्ष के स्रोत केवल अवधारणात्मक या संचार समस्याओं के कारण हो, इसमें शामिल पक्षों को यह वास्तविक लगता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये भ्रम है, हमें ऐसा लगता है। ओके, ये भ्रम है इस अप्रभावी संचार में। अब देखो संघर्ष में वृद्धि। संघर्ष में वृद्धि संघर्ष का एक और बड़ा स्रोत है। यह बुनियाद से अधिक अतिरिक्त और जो संघर्ष के शुरू होने के बाद आता है। संघर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। इसमें संघर्ष और अधिक तीव्र होते हैं और दूसरे मुद्दों जैसे विभिन्न पक्ष संघर्ष के बारे में क्या कहते हैं को बढ़ावा देते हैं, इसलिए बढ़ते संघर्षों का प्रबंधन करना अधिक मुश्किल हो जाता है। संघर्ष में वृद्धि होने से डरने और रक्षात्मक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। धमकी में, ठीक है, धमकी से प्रतिशोध की भावना में वृद्धि होती है और यह चक्र जितनी बार घूमता है, धमकी और प्रतिशोध और भी खतरनाक हो जाता है। चयनात्मक और विकृत धारणा विश्वसनीय और प्रतियोगी दृष्टिकोण के उलट एक प्रतिस्पर्धी और सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण को यही ठहराती है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता को जन्म देती है। ओके, देख लेना एक बार क्या है इसमें। अब देखो संघर्ष के स्रोत 2 क्या है इसमें। पहला अंतर व्यक्तिगत संघर्ष। अंतर व्यक्तिगत संघर्ष क्या होता है। अंतर व्यक्तिगत संघर्ष तब होता है जब दो लोगों के रिश्ते में संगत आवश्यकताएं
लक्ष्य और दृष्टिकोण होते हैं। आपसी बातचीत में व्यवधान होना अक्सर अंतर व्यक्तिगत संघर्ष का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है और ऐसी कठिनाइयों को रोकने और सुलझाने में संचार कौशल सीखना काफी महत्वपूर्ण होता है। पर यह भी सच है कि कुछ लोगों के बीच ऐसे वास्तविक मतभेद होते हैं जो किसी भी बेहतर संचार के द्वारा हल नहीं हो सकते। ठीक है, दो लोगों के जो रिश्ते होते हैं उसमें क्या संगत आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है, लक्ष्य और क्या दृष्टिकोण होते हैं। अब देखो, ऐसे लोग जो समझौता ना करे और विवादों का निपटारा करना ना चाहे तो उनसे निपटने के लिए उद्देश्य, मूल्य और शैलियों में काफी बदलाव लाना होता है। इसे ही व्यक्तिगत संघर्ष कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि दोनों पक्षों को सत्ता की अत्यधिक आवश्यकता है और दोनों एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं एवं दोनों को संतुष्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, तो शक्ति संघर्ष की शुरुआत होती है। समझ गए? जैसे कि देखो, दो पार्टी है, ठीक है, लाइक कांग्रेस है और बीजेपी है ना, और दोनों क्या चाहती है कि सत्ता हमारे हाथ में रहे, है ना, और दोनों में से एक भी पक्ष पीछे नहीं हटना चाहता है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? संघर्ष हो जाएगा, है ना, संघर्ष होगा ना दोनों के बीच में भाई, उस सत्ता को पाने के लिए, क्योंकि दोनों ही नहीं हटना चाहते, दोनों असंतुष्ट है। बस यही है अंतर व्यक्तिगत संघर्ष, है ना। अब देखो, भूमिका संघर्ष में उन व्यक्तियों के बीच भूमिका की परिभाषाओं, अपेक्षाओं या जिम्मेदारियों में बहुत वास्तविक अंतर शामिल है, जो एक सामाजिक व्यवस्था में एक दूसरे पर निर्भर है। यदि किसी संगठन में भूमिका परिभाषाओं से अस्पष्टता या जिम्मेदारियों की अस्पष्ट सीमाएं बनी रहती है, तो लोगों के बीच अंतर व्यक्तिगत संघर्ष की शुरुआत होती है। दुर्भाग्य से संघर्ष को अक्सर भूमिका संघर्ष के बजाय अंतर व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में समझा जाता है और फिर इसका निदान काफी जटिल हो जाता है। भूमिका संघर्ष में भावनात्मक तीव्रता अक्सर काफी अधिक होती है। ओके, क्योंकि लोग व्यक्ति के रूप में शामिल होते हैं, जिससे संघर्ष निजीकृत हो जाता है। यह राज्यों और राष्ट्रों के नेतृत्व पर भी लागू होता है। अब देखो, अंतर समूह संघर्ष क्या है? अंतर समूह संघर्ष जब नस्लीय या जातीय समूह हो, एक ही विभाग या उस विभाग के विभिन्न निर्णायक संघों और प्रबंधनों के बीच होता है, उसे अंतर समूह संघर्ष कहते हैं। ठीक है, जब समूह होते हैं, ठीक है, एक ही समूह है और उसी के अंदर, ठीक है, संघर्ष हो रहा है। जैसे मान लो कि एक नस्ल है, ठीक है, कि ये महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच में ही संघर्ष हो रहा है ना। जाति है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों के बीच में ही संघर्ष हो रहा है। ठीक है, कोई ग्रुप है, उसी के बीच में संघर्ष चल रहा है आपस में, ठीक है, उनके खुद के मेंबर्स के बीच में संघर्ष है, तो ये अंतर समूह संघर्ष है। ओके, तो समूह के अंतर समूह है तो मतलब ग्रुप के अंदर। ओके, यही है वो अंतर सामूहिक। देखो इसमें क्या है, अंतर समूह संघर्ष में सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। सदस्य की धारणा रूढ़िबद्ध होने लगती है और उनमें एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव की भावना विकसित होने लगती है। अंतर समूह संघर्ष के प्राचीन लक्ष्य सामुदायिक हालात में नस्लीय संबंध की तरह विभिन्न संगठनों में स्पष्ट रूप से मौजूद हो सकते हैं। अंतर समूह संघर्ष तनावपूर्ण होता है और यह समूहों की पहचान को खतरा होता है, तो यह तनाव विशेष रूप से बढ़ जाता है। विनाशकारी और समूह संघर्ष सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार से समाज के लिए क्या हो सकते हैं? खतरनाक हो सकते हैं। बहुपक्षीय संघर्ष क्या है? जब विभिन्न हित समूहों और संगठनों में संसाधन प्रबंधन और नीति के विकास पर अलग अलग प्राथमिकताएं होती है, तब समाज में बहुपक्षीय संघर्ष होता है। इस जटिल संघर्ष में आमतौर पर आर्थिक मूल्य और शक्ति स्रोतों के संयोजन शामिल होते हैं। यह जटिलता प्राय पारंपरिक आधिकारिक या विरोधी प्रक्रियाओं की पहुंच से परे है। इनके निपटारे के लिए अधिक सहयोगी तरीकों से आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है।
अंतरराष्ट्रीय संघर्ष क्या है? वैश्विक स्तर पर राज्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय संघर्ष होता है। ठीक है। संसाधनों के लिए प्रतियोगिता निश्चित रूप से एक भूमिका निभाती है, लेकिन मूल्य और शक्ति संघर्ष अक्सर अंतर्निहित होते हैं और कभी कभी प्रबल हो जाते हैं। कभी कभी अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए कूटनीति चैनलों के माध्यम से मतभेद स्पष्ट रूप से लगातार और निरंतर लो और दो धमकी और प्रति धमकी के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। काल्पनिक प्रचार के कारण इसी तरह की कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकृतियां जो पारस्परिक और अंतर संघर्ष की विशेषताएं होती है बढ़ती हैं। ठीक है, ये देख लेना है एक बार आप पूरा पढ़ के। क्या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में खतरों के प्रकार? पहला खतरा क्या है? सजा का खतरा। दो गैर सशर्त रूप से व्यवहार्य राज्यों राष्ट्रों के बीच दंड का खतरा ही एकमात्र महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि ना तो दूसरे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। हालांकि एक राष्ट्र सैन्य कृत्यों से दूसरे के लिए चीजों को असहज बना सकता है और इससे अन्य देशों की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है। दो तकरीबन बराबर पक्षों के बीच दंड के खतरे के साथ समस्या ये है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के जैसा ही नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि पीड़ित पक्ष इसे कभी भी सच नहीं मानता। दंड देने वाले की सजा दंड पाने वाले से ज्यादा होती है। यह किसी भी जवाबी कार्रवाई से अलग है। जैसे जैसे सजा की लागत बढ़ती है, इसका खतरा कम होता है। क्रीमिया का युद्ध इसका एक उदाहरण है कि कैसे एक खतरा सजा के युद्ध में बदल गया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी को रूस पर विजय पाने में कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि मामलों को अप्रिय बनाकर उन्होंने रूस को अपनी शक्ति से कॉन्स्टेंटिनोपल तक फैलाने से मना किया। इस दौरान हालांकि उन्होंने खुद अपने सशस्त्र बलों के लिए भी मामलों को बहुत ही अप्रिय बना दिया। और दूसरा क्या है? विजय का खतरा। जब कोई राष्ट्र बिना किसी शर्त के दूसरों के साथ संबंध स्थापित नहीं करता, विजय का खतरा संभव हो जाता है और साम्राज्यों के विस्तार में इस खतरे को शक्तिशाली प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर एक विशाल बहुजातीय शासन क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए विजय के खतरे के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। भारत के मैट्रिक्स सीधे ब्रिटेन के राजा प्रतिनिधि द्वारा शासित के प्राचीन रजवाड़ों के मिश्रण वास्तविक खतरे और विजय के खतरे के संयोजन के प्रभावी उपयोग के उदाहरण बने। अफ्रीका में अप्रत्यक्ष शासन इसी बुनियादी संरचना का एक उदाहरण है। खतरे हमेशा प्रमुख शक्ति द्वारा विजय की नहीं है। कभी कभी ये खतरे में पड़ने वाले देश को किसी प्रतिद्वंदी प्रमुख शक्ति द्वारा जीतने की इजाजत देता है। ऐसा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में होता है। इन देशों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जीते जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि यह एक अमेरिका से बिना शर्त व्यवहार ना भी करे तो भी वे सुरक्षित सशर्त व्यवहार्यता का आनंद लेते हैं। अमेरिका उन्हें अपने राजनीतिक संरचना में शामिल करने की कोई इच्छा नहीं रखता। ये पढ़ लेना। विनाश का खतरा तीसरा खतरा विनाश का है। यह पूरी तरह से नया नहीं है। यह कार्थेज और यरूशलेम की याद दिलाता है, लेकिन ये पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करने में सक्षम परमाणु हथियारों के विकास के साथ नई तीव्रता पर पहुंच गया है। दुर्घटना या किसी गलत सूचना के कारण आज दुनिया की कुछ ही घंटों में खुद को नष्ट कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार की खतरा प्रणाली खासकर जब विनाश की शक्तियों में आपसी तालमेल ना हो और अविश्वास का वातावरण हो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निराशाजनक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। हम सब डेमोक्रेट्स की तलवार के नीचे है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इसके पीछे कुछ बेताब प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखो इसका फोर्थ,
आक्रामक रक्षात्मक हथियारों का खतरा। आक्रामक और रक्षात्मक हथियारों के बीच का अंतर स्पष्ट करना आसान नहीं है, लेकिन इनके बीच स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। कैसे अंतर है? जैसे कि ढाल एक शहर की दीवार या एक बंकर पूरी तरह से रक्षात्मक हथियार है। वे दुश्मन की क्षमता को कम कर देते हैं, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक लड़ाकू विमान में कुछ हद तक मध्यवर्ती स्थिति है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के एजेंटों को नष्ट करना है जो हानिकारक गतिविधियों में लगे हुए हैं। दूसरी ओर इसका बचाव बंकर की तरह निष्क्रिय नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य दुश्मन के आक्रमण एजेंटों को घायल करना है। एक बम सर्शक या मिसाइल स्पष्ट रूप से आक्रमण हथियार है जो मुख्यतः दुश्मन को घायल करने के लिए तैयार किया गया है। यह अंतर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह तय करना होता है कि खतरा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई करनी है या आक्रामक कार्रवाई। खतरे की धमकी के प्रति जवाब प्रक्रिया है। इन दोनों को चरम सीमाओं के बीच, जैसा कि पहले हमने देखा, हम एक मध्यवर्ती प्रक्रिया आक्रामक रक्षा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य धमकी देने वाले के एजेंट को घायल करना है, ना कि धमकी देने वाले को। ठीक है, ये भी पढ़ना। इसमें देखो सीमा विवाद क्या है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्यों की सीमाओं को बहुत गौर से परिभाषित किया जाता है और सीमा का कोई भी उल्लंघन गंभीर चिंता का मामला माना जाता है तथा राज्यों के अस्तित्व या विस्तार के प्रयासों को उनके बीच की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। शांति के दौरान यह कूटनीति द्वारा संघर्ष का केवल अस्तित्व है। राष्ट्रों की तुलनात्मक शक्ति में क्रमिक परिवर्तन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बहुत थोड़ा समायोजन हो सकता है, पर ज्यादा अंतर करना असंभव है। हालांकि सीमाओं के मौजूद ढांचे धीरे धीरे पुराने होते हैं और यही तनाव का कारण बनता है। आखिरकार यह केवल कूटनीति से हल नहीं होते, तब युद्ध होता है। ठीक है, सीमा विवाद है जो है ना, एक देश के बॉर्डर के अंदर कोई दूसरा देश घुसने की कोशिश करे, है ना, यही सब चीजें हैं। अब देखो इसमें नए युद्ध कौन कौन से हो रहे हैं। शीत युद्ध के बाद के युग में कई युगांतरकारी परिवर्तन किए गए थे। द्विध्रुवीयता का अंत, लोकतांत्रिकरण की नई लहरों का उदय, आर्थिक शक्ति और सूचना का वैश्वीकरण, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अधिकारों के लिए हिंसक अभिव्यक्तियों का उदय है और संप्रभुता की एक नई परिभाषा जो राष्ट्रों पर अपने नागरिक और विश्व समुदाय की और जिम्मेदारी को लागू करता है। देख लेना, ये सब इतना है वो नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये देख लो दक्षिण एशिया में संघर्ष के स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस उपमहाद्वीप में विशेषकर भारत, पाकिस्तान और चीन की भूमिका के संदर्भ में दक्षिण एशिया के संघर्षों पर एक नजर डाल सकते हैं। इस भाग में दक्षिण एशिया में संघर्ष के बारे में बताया जाएगा। विशेष रूप से इस उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और चीन की भूमिका पर विचार करेंगे। कई सदियों से दक्षिण एशियाई क्षेत्र कमोवेश अलग थलग था। उत्तर में हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में हिंद महासागर के यह एशिया के बाकी भाग से अलग था। भारतीय उपमहाद्वीप ने एक विशिष्ट सभ्यतागत पहचान और विभिन्न स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंधों के साथ उच्च राजनीति के घटक के रूप में विकास किया। आमतौर पर पश्चिम और मध्य एशिया में इस उपमहाद्वीप में समय समय पर बाहरी शक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया। आधुनिक काल में उत्तरार्ध में उपमहाद्वीप में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा समुद्र तटीय आक्रमणों का सामना किया, जिसमें से ब्रिटेन विजय हुआ और उसने लगभग 200 साल तक दक्षिण एशिया क्षेत्र पर शासन किया, है ना। ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा ना देश, दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र थे उसको 200 साल तक, जिसमें भारत भी रहा, है ना, ये सब।
हालांकि इन जमीनी और सामुद्रिक हमलों के स्रोत अलग अलग थे, लेकिन रणनीति व्यवहार समान थे। स्थानीय दक्षिण एशिया राज्यों ने अधिकतर एक दूसरे के साथ बातचीत की। आक्रमणकारी या तो यहाँ की संपत्ति लूटकर अपने साथ ले गए या फिर यहीं बस गए और धीरे धीरे स्थानीय सभ्यता में शामिल हो गए और दूसरे क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ लड़ते झगड़ते रहे। देख लेना, इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो 1947 के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप के रणनीतिक वातावरण पर इन दोनों देशों के बीच परस्पर विरोधी हावी हो गए, इसमें कोई शक नहीं था। 1962 में भारत के साथ हुए अमेरिका, रूस और कुछ हद तक चीन के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप शुरू हुआ। ये सभी भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच प्राथमिक सुरक्षा की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते रहे। जाहिर है, पहले दो राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को आमतौर पर सबसे अधिक ध्यान मिलता था, क्योंकि उनके कम तीव्रता के संघर्ष बहुत अधिक दिखाई देते हैं। पर कभी कभी अपेक्षाकृत कमजोर परमाणु क्षमताओं के बावजूद इसके जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। इसको देखो, भारत और पाकिस्तान में संबंध, ठीक है, उन दोनों के बीच कम तीव्रता के संघर्ष के मुद्दे के संबंध में दो प्राथमिक मुद्दे हैं। पहला क्या मुद्दा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर, है ना। पहला मुद्दा कश्मीर में वर्तमान उथल पुथल की है, जिसे पाकिस्तान पसंद करता है। कश्मीरी विरोधियों का ये विद्रोह एक तरह से अपनी सफलता की सीमा तक पहुंच गए हैं। भविष्य में भारत पाक सुरक्षा प्रतिस्पर्धा को यह निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। पाकिस्तान इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, भारत सत्ता में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित है, ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है, भारत और पाकिस्तान की सत्ता में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित है। दोनों भारतीय और पाकिस्तानी निर्णय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इसलिए कश्मीर के संबंध में लिए गए तत्काल पाकिस्तानी विकल्प और भारतीय परंपरागत प्रतिशोध की संभावना इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने की संभावनाओं का निर्धारण करेगा, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया चैप्टर, सारांश आ गया यहाँ पे, ये खत्म हो गया आपका ब्लॉक 2, ठीक है। सॉरी, आपका ब्लॉक 1 खत्म हो गया, ब्लॉक 1 का सेकंड यूनिट खत्म हो गया, संघर्ष वाला, ठीक है। संघर्ष के स्रोत ये हमने पढ़ा आज हम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं।